नमस्कार। न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी। जी हां, आप जो क्रोमा में देख रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमाम चेहरों को आप गौर से देखिए। ये कभी नीतीश कुमार के सबसे प्यारे और दुलारे थे। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में स्थापित किया। जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, प्रभुनाथ सिंह भी, कई ऐसे चेहरे हैं। आरसीपी हो, आरसीपी की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन उन तमाम चेहरों का क्या हश्र क्या हुआ? अगर हम कहें कि भारतीय लोकतंत्र में अगर किसी एक शासक को सबसे क्रूर शासक अगर कहा जा सकता है तो नीतीश कुमार हो सकते हैं। इनकी क्रूरता लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मिसाल है। जी हां, राजनीति में हर कोई एक दूसरे का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार इस्तेमाल किए हैं भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में, समय के साथ और इस्तेमाल करते हुए फेंकते हुए आगे बढ़ते गए। ये अलग बात है कि 2010 में सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत के साथ, अकेले बहुमत के साथ बिहार की सत्ता पे वापसी के बाद जो इनका क्षरण शुरू हुआ, इसी कुंठा की वजह से कि हमारे सामने जिसने सत्ता में भागीदारी मांगी उसको हम नस्त नाबूद कर देंगे। मुख्यमंत्री तो ये रह गए उस रणनीति के तहत, लेकिन लोग इनसे छूटते गए। पार्टी कार्यकर्ता इनसे दूर होते चले गए, पार्टी के नेता इनसे दूर होते चले गए। और आज हालात क्या है? इनकी जिद इन्हें कहां पहुंचा दिया है। चले हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के साथ विपक्ष को एकजुट करने, लेकिन बिहार ही बिखर गया। कल तक यह हर कोई मान रहा था कि बीजेपी के लिए बिहार बहुत ही मुश्किल है, डगर। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को ये मजबूर कर रहे हैं बीजेपी में जाने के लिए, 2024 का मिशन के प्रति ये कितना जिम्मेवार, मतलब किस तरीके से ये सोच रहे हैं वो साफ दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी के तहत तरह लायबिलिटी नहीं है, वो एसेट है, क्योंकि आप उसको उसी तरीके से लाए थे। पूरे बिहार में आपने उनको भ्रमण करने का मौका दिया। आपके आवास से जिला अध्यक्ष और विधायकों को फोन जाता था कि उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को आप सफल बनाइए। क्या ये सब कुछ आरसीपी को पार्टी से निकालने के लिए महज किया गया था? जैसे ही पार्टी से वो निकाल दिए गए, आप उपेंद्र कुशवाहा को उसी दिन से कब्र खोदना शुरू कर दिए। मंत्री पद तो बनता है, जब आप विधान परिषद के सदस्य जब आप उनको मनोनीत किए तो मंत्री पद तो बनता है। तो ये आप देखिए, एक से एक चेहरे को देखिए। शुरुआत दिग्विजय सिंह से हुई। हालांकि दिग्विजय सिंह 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार उनको हराने के लिए ना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन वो जीत गए। तो जनाब इतने बड़े मार्जिन से जीतने के बावजूद भी, पार्लियामेंट जीतने के बावजूद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। याद करिए, उस दौर में हम भी सीएम आवास को देखते, कवर करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उस सदमे से बाहर निकलने में इनको महीनों लग गए। ये अलग बात है कि उसके कुछ दिन बाद दिग्विजय सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कुछ दिनों तक शिवानंद तिवारी के साथ भी, फिर प्रभुनाथ सिंह के साथ। मुझे याद है वो वाकया, जनता दरबार चल रहा था 2009 के पार्लियामेंट चुनाव में।
प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए थे। संयोग से जिस कमरे में प्रभुनाथ सिंह बैठे हुए थे, ठीक उसके बगल वाले कमरे में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ मीडिया के मित्र। मुख्यमंत्री जनता दरबार से बाहर निकल कर प्रभुनाथ सिंह से मिलने आए थे, और फिर प्रभुनाथ सिंह और नीतीश कुमार के बीच जो डायलॉग डिलीवरी हुआ, आप सोच नहीं सकते हैं कि प्रभुनाथ सिंह ने भाषा के तमाम मर्यादाओं को तोड़ दिया, और अंततः वो कहते रहे कि आपने मुझे हराने के लिए वहां कुर्मी प्रत्याशी को मदद किया, और नीतीश उसको डिनाई करते रहे। प्रभुनाथ बाबू पर, अरे छोड़िए प्रभुनाथ बाबू, ऐसा कुछ नहीं है, कहते रहे। वो देखिए, वो जो इलाका है 2010 में वो जरूर जीते, और उसके बाद जो वो हाशिए पर गए, फिर उनकी वापसी नहीं। नरेंद्र सिंह से देखिए, नरेंद्र सिंह से का साथ छूटा, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही होगी जीतन राम मांझी की वजह से, लेकिन नरेंद्र सिंह की जब वापसी हुई, आप वो किला नहीं बचा पाए। वही सब किला है, दिग्विजय सिंह, नरेंद्र सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, सुपौल का जो या मधेपुरा का जो इलाका है, जिस इलाके से आप चुनाव जीत कर आते थे। नालंदा से तो तब भी जीत कर नहीं आते थे, और अब भी जीत कर नहीं आ रहे। तो ये इनकी राजनीति है, और इस राजनीति में अब पिछले ही विधानसभा चुनाव को याद करिए, 2020 में 30-35 सीट का मसला था। अगर वो चिराग को दे दिए रहते तो आज इनकी ये दुर्गति नहीं होती। आज वो सत्ता में रहते और मजबूती के साथ उसी तरीके से चुनाव जीत कर आते जिस तरीके से पहले जीत कर आते थे। आज जो ये 3 नंबर की पार्टी हो गए, वो पार्टी नहीं। तो राजनीति में जो इनका ये शटल करने का जो एक तरीका रहा है कि नहीं, जिसने भी सत्ता में भागीदारी मांगी, इनको लड़ाई किस बात को है? अगर गौर करिए, रामविलास से भी इनकी लड़ाई थी कि जब वो साथ रहते थे तो कुछ एसपी डीएम चाहते थे, वो पदाधिकारी चाहते थे। लालू यादव से भी इसी बात को लेकर लड़ाई थी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव विधायक और एमपी चाहते थे, इस बात को लेकर लड़ाई थी। दिग्विजय सिंह से भी कमोबेश इसी बात को लेकर लड़ाई थी। प्रभुनाथ सिंह से भी इसी बात को लड़ाई थी। नरेंद्र सिंह से भी इसी बात को लेकर लड़ाई थी। मतलब डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग में हम किसी की नहीं सुनेंगे। वोट हम लेंगे लेकिन नहीं सुनेंगे। अगर आप इसके सहारे बिहार के डेवलपमेंट को ऊंचाई तक पहुंचाने की बात की वजह से अगर ये करते तो अभी ये अफसरशाही नहीं रहता। ये भी तो एक सही है कि अफसरशाही चरम पर है। आपका ये प्रयोग सफल नहीं हुआ, अफसरशाही बनी रही लेकिन लोकशाही आपने खत्म कर दिया। ये आपके राजनीति का जो 2005 के बाद जो बिहार की राजनीति में जो आप जिस शैली का आपने इस्तेमाल किया राजनीति में आगे बढ़ने का, उसमें अफसरशाही को आपने आगे किया, लोकशाही को समाप्त किया। इस वजह से भी लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपने अपने ही पार्टी के लोगों को इस तरीके से अपमानित किया, जलील किया, वजह जो भी रहा कि आज आप खुद अकेले हैं। और अंतिम दौर में अगर ये स्थिति बनी है तो इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, आप खुद जिम्मेवार हैं। और ऐसे में 2024 का मिशन, जिस मिशन को लेकर आप बीजेपी से नाता तोड़े थे और एक बड़ी जोर शोर से उस मिशन में आप शामिल हुए थे, उस मिशन की हवा बिहार में ही निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।